ओके ओके ओके। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। कौन कौन प्रेजेंट है? गुड गुड अंतिम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवानी, अंतिम, रमन, शोभा, सिमरन, तबस्सुम, हेमेंद्र। ऑलराइट। तो न्यूज़पेपर किस किसने पढ़ा? सबने ये तो न्यूज़ देख ही ली होगी, प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया। यस नो? यस सर। यस सर। कोई यस दे? सर। आप में से दे कौन रहा है इस साल का? कोई दे रहा है आप में से एग्जाम? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, देखो, एग्जाम पोस्टपोन वगैरह के लिए अगर कोई बच्चा दे भी रहा हो, आई वुड से कि 20 दिन का अगर आपका पोस्टपोन है भी एग्जाम, तो वो कोई पोस्टपोनमेंट में ना ही गिने। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स की तो डेट एक्सटेंड हो रही है, बट मेंस की डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो होगा क्या कि मेंस के लिए 20 दिन अब कम मिलेंगे। और उसमें भी आप समझ लो कि 10-15 दिन तो रिजल्ट आने में जाता है। तो वो 10-15 दिन का डिलेमा भी रहता है, तो ऑलमोस्ट आपका 35 डेज का लॉस होने वाला है मेंस में। सो डू नॉट टेक इट लाइटली। अभी आई वुड नॉट से कि आप मेंस की प्रिपरेशन साथ में करने लग जाओ 10-15 दिन के लिए। बट प्रीलिम्स को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर करो कि निकल जाए, ताकि बाद का जो 15 दिन का डिलेमा होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो उस टाइम को मतलब वेस्ट ना करना पड़े। आपके मार्क्स थ्रेशोल्ड से काफी अच्छे खासे ऊपर हो, 10-20 मार्क्स ऊपर हो। सो मूविंग टू करंट अफेयर सेशन। दो आर्टिकल्स हैं जो मैंने चेक किए, जो थोड़े से रेलिवेंट लगे। और भी हैं एक दो, वो सब्सिक्वेंट क्लासेस में उन्हें कवर कर लिया जाएगा। ये वाला किसी ने पढ़ा है अभी तक कि MIRV टेस्ट हुआ है अग्नि 5 का? कोई बच्चा बताना चाहेगा कुछ? यस सर। यस सर, अच्छा, मैंने पढ़ा क्या था। है, क्या चीज है इसमें? सर मतलब कुछ MIRP। हाईलाइट करना चाहोगे? सर ये 5,000 शायद मील तक जाने वाला है। हम्म। एक मिनट। और इसे पाँच। चाइना एंड मतलब चाइना मतलब चीन के किसी भी क्षेत्र में मतलब ये इसे क्या कहते हैं फायर किया जा सकता है। अच्छा, चाइना में किसी भी एरिया में इसको टारगेट किया जा सकता है। और और कोई बच्चा ऐड ऑन करना चाहेगा? यार, दो ही बच्चे पढ़ के आए हैं क्या? कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता? सही है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, कुछ भी करो, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोलेंगे, बहुत से लोग कह देते हैं कि मंथली पढ़ लो, और लास्ट में PT 365 आ जाता है। ठीक है, बट ये पार्ट एंड पार्सल है इसका प्रिपरेशन का। इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हो, आप मंथली मैगजीन से, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो इस चीज का ध्यान देना। देखो, जल्दी जल्दी। यस, कोई सर बच्चा कुछ बोलना चाह बोलूं? रहा है? बोलिए बोलिए। हाँ सर, इसको जब अग्नि 5 का ये मिसाइल का ये हुआ है तो इससे मतलब पाकिस्तान बोल रहा है कि ये मतलब इंडिया क्या कहते हैं इंडिया पाक में जो मिसाइल को लेकर कुछ हुआ था उसी को लेकर बोला कि उसको ब्रेक कर दिया है। नहीं। इंडिया पाक में कोई मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट हुआ था? ये मेरे ख्याल से आप शायद शिमला अकॉर्ड की बात कर रहे हो, इंडो चाइना, सॉरी, बांग्लादेश वॉर के बाद जो हुआ था। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान का काम है, वो तो बोलेगा ही, बिकॉज ऑब्वियसली। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे समझा देते हैं क्या सीन है क्या नहीं है इसमें। देखो, MIRV दो चीजें हैं। अग्नि 5 का परीक्षण कोई अभी का नई चीज नहीं है, अग्नि 5 इससे पहले भी हो चुका है। और अग्नि की सीरीज, अग्नि क्या है? अग्नि, पहले ये समझ लो, ये एक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस अटैक कर सकती है। इसके और भी वेरिएंट है, लेकिन हम प्राइमरली इस पर फोकस कर रहे हैं बिकॉज MIRV की बात हो रही है। तो अग्नि एक मिसाइल है जिसके इससे पहले बहुत सारे वेरिएंट थे, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5। आप 1, 2, 3 से भी याद करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज इनकी जो रेंज है मिसाइल। आप पहले तो ये याद करो कि अग्नि के इससे पहले चार अलग अलग वेरिएंट्स आ चुके हैं। पांचवा वेरिएंट है, इसका भी टेस्ट काफी पहले हो चुका है, आई गेस 2006 या 2008 के आसपास हुआ था। और उस समय काफी बड़ी चीज मानी गई थी। अब उसी समय क्या हुआ था कि सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जब मिसाइल होती है, तो ये मिसाइल
कितना दूर ट्रेवल कर सकती है, कितना दूर जा करके ये हिट कर सकती है, उस डिस्टेंस को उसकी रेंज बोला जाता है। ओके। और ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्मेट में होगा, जितना इधर अटैक कर सकती है उतना ही इस तरफ भी। तो ये अग्नि 5 की बात ये है। 5 मतलब आप ऐसे ही याद कर लो, 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इससे पहले जितने भी रेंज थी मिसाइल की, वो अटैक करने के लिए, मान लो कि बॉर्डर पे ही डिप्लॉय कर दिया जाए मिसाइल को, तो बॉर्डर से पाकिस्तान या कुछ कुछ एरिया था चाइना का जो अटैक जोन में आ सकता था। बट यू नो कि चाइना का जो मेजर सिविलियन पॉपुलेशन वो रहती है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर उसका जो मिलिट्री जोन है अच्छा खासा, वो ईस्टर्न रीजन पे है। ये साउथ चाइना सी है, इससे कनेक्ट करता हुआ। ये सबको समझ में आ रहा है ना कि चाइना इतना है, ये इंडिया है। ओके, इसका ध्यान रखना। यस सर। हाँ, लेकिन चाइना इतना नहीं है, सॉरी। चाइना ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये इंडिया, और चाइना समथिंग इतना पड़ेगा। ओके। तो पहले इंडिया की जो हिट करने की रेंज थी डिफरेंट मिसाइल से, वो लगभग इतनी थी, जिसमें कि पाकिस्तान तो पूरा आ ही जाता था, चाइना का कुछ ही पोर्शन आता था। फिर अग्नि वन, वन से शुरू किया, टू पे आए, चेक कर लेना इसके रेंजेस पढ़ना, 700 किलोमीटर के आसपास से शुरू होकर के, जैसे टू पे जाओगे, थ्री पे जाओगे, फोर पे जाओगे ना, तो ये 2000, 3000, 4000 इसी के आसपास की ही रेंज है। एग्जैक्ट नहीं है कि वन मतलब ये मत समझ लेना कि 1000 किलोमीटर ही है, टू मतलब भी 2000 नहीं है, लेकिन इसके समथिंग नियर बाई है। ओके। और ऐसे ही अगली 5 है कि इसके तो फिक्स है कि इसका 5000 किलोमीटर रेंज गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसके ऊपर भी आर्गुमेंट है, वो बाद में बताता हूँ, पहले ये समझो कि अगली वन से लेकर जो फोर की जो रेंज थी मिसाइल की, वो इतनी थी कि वो चाइना का कुछ ही पोर्शन पे अटैक कर सकता था। रिमेनिंग पोर्शन जहां पर चाइना का बेसिक पावर है, खुद की जो मिलिट्री डिप्लॉयड है, या उसका एक सेंसिटिव जोन है, वो इंडिया के कवरेज में नहीं आता था। फिर जब अग्नि 5 का परीक्षण हुआ, तो उसमें पूरा पूरा चाइना, इवन इंडियन ओशियन, काफी अच्छा खासा रीजन आने लग गया। ओके। इवन ये ऐसा भी होता है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, इवन जो यहाँ पे एक टर्की पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं इस रेंज में आ जाता है। इसके ऊपर जो मैं बता रहा था कि इसके ऊपर भी एक आर्गुमेंट है, वो ये है कि ये कहा जाता है कि इंडिया जो ये 5000 किलोमीटर बता रहा है अग्नि 5 की रेंज, ये सच्ची नहीं है। इसकी जो रेंज है वो मे बी 7000 से भी ऊपर हो, 7000 किलोमीटर से भी ऊपर हो। लेकिन इंटरनेशनल रूलिंग जो है कि ऐसा होता है, एक ग्रुप होता है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो इंडिया ने जब अग्नि 5 का परीक्षण किया था 2005 या 8 के आसपास, चेक करना आप लोग, तो उस समय इंडिया MTCR का पार्ट नहीं था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का। तो अगर कोई भी कंट्री इसका पार्ट नहीं है और फिर भी वो ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर लेता है जो कि एक पर्टिकुलर रेंज से काफी ज्यादा है, तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाए। सैंक्शन सब बच्चे समझते हैं? सैंक्शंस समझते हो? ये सर थोड़ा बहुत। हम्म, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताने की कोशिश करें, किसी को क्लियर कट मालूम है तो प्लीज अपनी तरफ से भी आप एलेबोरेट करने की कोशिश कर सकते हो। ये ओपन एंडेड क्लास है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बोलने के लिए। तो सैंक्शन सर मतलब क्या नहीं होता है सर, कि, हमें नहीं पता। सर क्या होता है नहीं अच्छा, पता मुझे। ओके, गुड। देखो, ऐसा भी एक्सेप्टेंस अच्छी चीज है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो सैंक्शंस क्या है कि अगर एक कि वर्ल्ड है वो सुपर पावर्स और लेस पावरफुल्स के बीच में बटा हुआ है। ये एक रफ डायग्राम से ही बना दे रहा हूँ। तो हमको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज, USA, ये जो हैं ये सुपर पावर्स हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड इवन चाइना ऑल्सो। तो हो क्या सकता है कि अगर बाकी के रिमेनिंग कंट्रीज, इंटरनेशनल कुछ रूलिंग्स हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ बनाए हुए रूल्स हैं, अगर उनको नहीं फॉलो करते या उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी कंट्रीज क्या कर सकते हैं कि इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में क्या होता है कि आप कुछ भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उसके ऊपर ओवर टैक्सेशन लगा देना, और कंट्रीज को ऑर्डर कर देना कि भाई आप इनसे सामान नहीं खरीदोगे।
एक तरीके से इकोनॉमिकली उस देश को पनिश करने की कोशिश करना। ऐसे ही सैंक्शन मिलिट्री सेक्शंस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल सेक्शंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर थी, तब नाटो नाटो कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, और उसकी वजह से उसका इकोनॉमिक एंगल से उसको खत्म करने की कोशिश की, मिलिट्री एंगल से भी करने की कोशिश की, हर तरीके से। इवन इंडिया जब ऑयल इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, तो उसके ऊपर भी बात चल रही थी कि हो सकता है कि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ जाए, कि इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है जो कि यूएसए के द्वारा बताए गए सैंक्शंस। तो सैंक्शंस की बात कहाँ से शुरू हुई कि कई जगह पे ये आर्ग्यूमेंट उठा था कि 5,000 किलोमीटर ना होकर के ये 7,000 किलोमीटर की इस मिसाइल की रेंज है, और इंडिया सैंक्शंस के डर से इस रेंज को कम बता रहा है जानबूझ के। ओके, क्योंकि चाइना का आर्ग्यूमेंट है कि जो अग्नि 5 है उसकी फोटो देखना आप, तो बीच में कुछ ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा है, और फिर इसके ऊपर ये है। ओके, तो ये जो शेप है इस मिसाइल की, जो ऐसे स्ट्रक्चर है, उसको जब स्टडी किया गया, बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी ये सब डेवलप कर रखा है, अच्छी खासी रेंज बना रखी है, 1000 मतलब 10,000 किलोमीटर की रेंज को हिट करता है वो, तो इससे भी ज्यादा। तो उसका भी मानना है कि ये जो स्ट्रक्चर है अग्नि 5 का, वो गलत बताया है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडिया का जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब ये चीज हमें एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, हमें इस चीज पर प्राउड होना चाहिए कि भाई हमारे पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, फिर भी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके दिखा रहे हैं। नो मैटर कि हम उसे इंटरनेशनल सेक्शंस की वजह से दिखा रहे हैं कुछ भी, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हमारा डिफेंस रिसर्च और हमारा R&D फैसिलिटी इतना अच्छा है कि भाई हम एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर पा रहे हैं। आते हैं उसी टॉपिक पे। बेसिकली तो अग्नि 5 का जो परीक्षण हुआ, उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि चाइना का बहुत बड़ा एरिया इंडिया के मिसाइल के अटैक के अंडर में आता है। इसमें ध्यान रखना कि अग्नि 5 एक न्यूक्लियर मिसाइल है, यानी कि वो अपने वॉरहेड में न्यूक्लियर वेपन को भी ले जा करके अटैक कर सकती है। वॉरहेड क्या होता है? एक मिसाइल है, इस मिसाइल का पीछे ये प्रपल्शन सिस्टम होता है, जिसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, या सॉलिड फ्यूल भी होता है। ये सब साइंस टेक का पार्ट है, बाद में पढ़ना। बस ये समझो कि जैसे आप जो पटाखे चलाते हो उसमें आ, दिवाली के टाइम पे, तो उसमें जैसे बारूद होता है, तो उसी तरीके का इस मिसाइल के एंड में बारूद रहता है। बाकी चीजों में टेक्नोलॉजी का पार्ट रहता है, जिसमें कि जीपीएस से लेकर नेविगेशन, ऑर्डर कमांड, हर चीज जिस चीज को फॉलो करना होता है, हीट सेंसिंग, रडार, ये सारी टेक्नोलॉजी इसके बीच वाले पार्ट में रहती है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, जरूरी नहीं है ट्रायंगुलर शेप में ही हो, इसको वॉरहेड बोला जाता है। इसके अंदर कैरी करके ले जाता है वेपन को। अब इसमें कोई भी वेपन हो सकता है कि इसके अंदर कोई नॉर्मल, जैसे जो ब्लास्ट करने के लिए टीएनटी से लेकर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, मतलब फ्यूल होता है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं जो डाल के भेजी जा सकती हैं अटैक करने के लिए। बट इसमें कैपेसिटी है अग्नि 5 में कि इसमें न्यूक्लियर वेपन को भी डाल के भेजा जा सकता है। ओके, तो अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। उसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर, और 5,000 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से चाइना का बहुत बड़ा पोर्शन, यानी कि पूरा कंप्लीट चाइना उसी के रेंज में आ जाता है। ओके, इसके फायदे नुकसान ये सब चीजें बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं इस पे कि ये क्या है फिर MIRV। ठीक है, इसका मतलब है, यहाँ पे लिखा होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। समझो, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप पर निर्भर, टारगेटेबल यानी कि आप पे निर्भर होकर के किसी एक टारगेट को अपने आप से अटैक करने की कैपेसिटी। री एंट्री मतलब कि अपना जो पाथ है उसे भी चेंज करना, और व्हीकल। ओके, अब इसका जो वर्ड था वो तो मैंने आपको डिवाइड करके समझा दिया, लेकिन इसका अल्टीमेटली है क्या मतलब। जो अभी मिसाइल थी अग्नि 5 की, उसमें ये जो आपको मैं वॉरहेड बताया था अभी, ये एक सिंगल यूनिट वॉरहेड था, यानी कि ये अकेला ही होगा, इसमें एक ही न्यूक्लियर वेपन होगा, और ये ही जा करके किसी जगह पर अटैक करेगा। ओके, बट अब हो क्या रहा है? अब डे बाई डे आप सभी ने पढ़ा होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किसने पढ़ा है, किसी को मालूम? S-400, यार ऐसे मत र, करो। रसिया से लिया गया। वेरी गुड। बाकी कोई बच्चा क्यों नहीं बोल रहा यार? एक दो बच्चे ही बोल रहे हैं, क्या सब चलेगा?
अंतिम शुभ हेमेंद्र रमन। सब लाइब्रेरी में बैठे हैं किस? MIRV is the technology. Agnify MIRV technology has in this technology. Missile cannot record in radar its range 5,000 out of India. Yes. हाँ चलो, कोशिश अच्छी है। सी, कॉज एंड इफेक्ट की हमें कभी भी कुछ कंटेक्स्ट समझना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब चीजें समझने की। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करो। वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो हमने अभी देखा व्हाट, वो अग्नि 5 का देखा। अब व्हाट हम देख रहे हैं किसका? MIRV का, कि क्या है ये। तो MIRV क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि अग्नि 5 मिसाइल, ओके, इसके ऊपर ये होता है आपका वॉरहेड। तो ये सिंगल यूनिट वॉरहेड है, यानी एक ही वॉरहेड है। अब इसमें क्या होगा, किसी एक जगह पर मुझे मान लो अटैक करना है, इसको इंडिया से लॉन्च किया और इसने जाके उस पर अटैक कर दिया। अब इसमें अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि डे बाई डे जो डिफेंस सिस्टम है वो डेवलप होते जा रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने जैसे S-400 अडॉप्ट किया था। अब ये डिफेंस सिस्टम करते क्या है, अगर एक देश से दूसरे देश पर एक मिसाइल लॉन्च की जा रही है तो यहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम में रडार होता है और उसमें साथ में कुछ मिसाइल्स होती हैं। उनमें एक्टिव सेंसर्स होते हैं और उन सेंसर्स का इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद ये जा करके इसी मिसाइल, ये वाली मिसाइल गई जो एक कंट्री से गई, ये वाली मिसाइल इसने लॉन्च करी, ओके। अब इधर से इसने डिफेंस सिस्टम की मिसाइल लॉन्च करी, वो उड़ते हुए आई, पास में आकर के इधर आकर के ये फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। और ये ब्लास्ट होकर के ये इसको भी साथ में ब्लास्ट कर देगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये यहाँ पर जैसे ब्लास्ट किया तो इसे यहाँ पर टारगेट पे हिट करने नहीं देगी, ओके। कहा जाता है कि ये बुलेट जैसे दो गोलियां एक दूसरे की तरफ फायर करो और वो एक दूसरे से जाकर टकरा जाए, कुछ इस तरीके के पैटर्न पे काम करती है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप होने से ये हो गया कि हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी अग्नि 5 है और उसकी वजह से हम जो अटैक करने की कैपेसिटी रखते हैं किसी देश पर, वो हमारी कमजोर हो गई। इंडिया के पास भी S-400 है ताकि इनकमिंग जो इंडिया के पास मिसाइल है चाइना की, उसको काउंटर किया जा सके। ऐसे ही चाइना के पास भी है, उसके पास हो सकता है S-300 है। कहा जा रहा है कि S-400 के नाम पे उनको S-300 बेच दिया रशिया ने। तो वो उनकी कहानी है। बट यहाँ पर ये समझो कि चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम बना रखा है और अब वो और एडवांस डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से अग्नि 5 को ना आराम से ये लोग ऊपर ही खत्म कर सकते हैं। इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ऊपर ही जा करके यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं हवा में ही, मतलब प्राइमरी लोकेशन पे नहीं करने देंगे। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया को, अब इंडिया शांति से नहीं बैठ सकता ना, बिकॉज चाइना को अगर ये पता चल गया कि इंडिया के पास ये ही मिसाइल है और ये मिसाइल को हम काउंटर कर ही लेंगे, तो एनी टाइम चाइना कैन अटैक। चाइना अपने आप में फील करेगा ना कि बिकॉज ये हमारे होमलैंड को अटैक नहीं कर पाएंगे, इनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी यही है, हमारे पास इनसे ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। वो कभी भी इंडिया को डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे देख करके अटैक कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमें अपने टेक्नोलॉजी को और अलग लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड होता है डेटरेंस। ये सब जो मैं वर्ड्स बताते रहता हूँ इनको ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज आप जब मेंस का आंसर लिखोगे सो आपके उस आंसर में ये वर्ड्स होंगे, आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी। डेटरेंस मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश को अटैक करने की क्षमता रखता है, तो दूसरा देश अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी कैपेसिटी को इतना इंप्रूव करेगा कि ये वाला जो देश है ये अटैक करने की ना सोचे, क्योंकि उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली ये है कि भाई इस देश पर अटैक बेशक कर दूंगा लेकिन लास्ट में क्या होगा कि ये वॉर हो भी जाएगा, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो किसी के भी फेवर में नहीं रहेगा। तो ये होता है डेटरेंस कि आप अपनी कैपेसिटी को ऐसे बना के रखो सो दैट कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक ना कर सके। उसे डेटरेंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया को अब अग्नि 5 को भी अपग्रेड करना था। तो उसी के लिए उसी का अपग्रेड है अग्नि 5 का MIRV। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो एक वॉर हेड है, अब इसकी जगह MIRV में क्या होगा कि इसकी जगह मल्टीपल वॉर हेड्स होंगे ऐसे। तो ये कैसा दिखेगा कि जैसे अभी एक दिखता था,
ऐसा मिसाइल के ऊपर। अब मिसाइल के ऊपर दिखेगा ऐसे, मतलब होगा तो ये पूरा एक के अंदर ही, लेकिन ये जो पूरा ऊपर का खोलोगे ना, तो जो अंदर कोन्स होंगे, लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, कोन्स लिखना नहीं है एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, इसके अंदर ऐसे हो गए। पहले इसके अंदर ये पूरा एक ही सिंगल यूनिट था जिसमें एक वेपन है, इसके अंदर ये मल्टीपल यूनिट्स होंगी अंदर। अब इन मल्टीपल यूनिट्स जो है ना, इसमें हर एक यूनिट के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेसिटी होगी। यानी कि इसमें आप एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन डालोगे, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डालोगे, और उन छोटे छोटे बॉम्ब्स को आप एक मिसाइल के ऊपर अटैच कर दो। इससे होगा क्या, फायदा क्या है? फायदा है, जो हम डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, अभी क्या है कि किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम सिंगल टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी रखता है, या फिर मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की कैपेसिटी रखता भी है। तो या तो वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, या फिर बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, अमेच्योर स्टेज पे है। इसका मतलब क्या है कि अभी एक मिसाइल गई, उसके ऊपर एक वॉरहेड है, वो एक वॉरहेड जाएगा, अटैक करने की कोशिश करेगा इधर से, दूसरी जगह से उसने जाके इधर ही जाके इसको इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन अब एमआईआरबी का क्या सिस्टम है कि इसमें सिंगल वॉरहेड ना होकर के इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल के अंदर। इससे क्या होगा कि ऊपर जाकर के, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाकर के, ये जो वॉरहेड्स हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सब अपनी अपनी डायरेक्शंस बदल देंगे। जैसे ये अर्थ हो गई, यहाँ से लॉन्च किया, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर जा करके यहाँ पर अलग अलग वॉरहेड्स में ये चेंज हो गए। ये रहा चाइना। अब इसने क्या किया, इसको काउंटर करने के लिए इसके पास तो वही डिफेंस सिस्टम था, वो उसने लॉन्च किया। अब वो इसमें से एक या दो को इंटरसेप्ट कर लेगा, लेकिन बाकी को तो नहीं कर पाएगा ना। बाकी आकर के अलग अलग लोकेशंस पे अटैक कर सकते हैं। इसका ये डायग्राम ये रहा, देखना चाहोगे क्लियरली? पहले क्या है, सबको दिख रहा है? यस सर। यस, नो? हम्म। तो देखो, जो मैंने आपको बताया था कि मिसाइल्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, ये प्रोपल्शन सिस्टम होता है, ये पूरी एक मिसाइल है, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ये अंदर के सॉफ्टवेयर या फिर अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो, और ये होता है वॉरहेड। ओके, तो इसमें ये जो दिख रहा है, ये ऊपर जो है ये कौन रहेगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे ये छोट ये मल्टीपल दिख रहे हैं, ऐसे रहेंगे। ये ही जो है, ये ऊपर जाएगा, मिसाइल लॉन्च करी, ऊपर गई, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो ऊपर का जो वॉरहेड था वो ये रहा, ये क्या करेगा, ये खुल जाएगा, खुलने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हर किसी में न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, लेकिन छोटा बॉम्ब होगा। और यहाँ से मान लो किसी एक कंट्री ने वापस रिटेलिएशन के लिए इस मिसाइल को रोकने के लिए अटैक किया, एक आध को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन बाकी को नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एक दो जगह गिर जाएगा, ठीक है। ये है इसका पूरा पर्पस, यही है लॉजिक। ओके, अब प्रीलिम्स में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, रेंज क्या है, ये है वो है फलाना ठिकाना। कुछ नहीं है, सब कुछ ये आपका अग्नि 5 का ही है सब कुछ, सिर्फ इसमें केवल वॉर हेड में चेंज किया गया है। लेकिन इसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अगर सामने वाला जो कंट्री जो इस होप में था कि हमारे पास अ, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इनके द्वारा फेंकी गई मिसाइल्स को काउंटर कर सकते हैं, अब उसे पता है कि भाई नहीं कर पाएंगे काउंटर, यानी कि फिर वो देश ना आपकी तरफ एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं करेगा। और आप सभी को मालूम हो गई कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है। तो ये आर्टिकल सिर्फ इसी चीज के ऊपर हाईलाइट करता है कि इस चीज के हमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। और जो इसमें एक और वर्ड किया है, MIRV लीव दैट फायर्स अप इंडिया न्यूक्लियर डेटरेंस। देखा, जो डेटरेंस वर्ड बोला था वही आ गया। तो इंडिया न्यूक्लियर डेटरेंस का क्यों, का मतलब क्या है कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन। रशिया यूक्रेन में क्या अंतर था, रशिया के पास न्यूक्लियर है, यूक्रेन के पास एक टाइम पे था, लेकिन उसने वो सब खत्म कर दिया था जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया था। हुआ क्या, रशिया ने बेहिचक यूक्रेन पर अटैक कर दिया विदाउट एनी फियर, बिकॉज उसे मालूम है कि मैं चाहे इसको कैप्चर कर लूं, कुछ भी कर लूं, इसके पास मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया के पास क्या सीन है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, चाइना के पास भी है न्यूक्लियर कैपेसिटी। बट अब ये बात आती है कि सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब होना काफी नहीं है किसी देश को रोकने के लिए अपनी तरफ एग्रेसिव होने से। इसके लिए आपके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब को डिप्लॉय करने की, उसको अटैक करने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी आपको टाइम बाय टाइम इम्प्रूव करनी ही होती है।
जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि पहले अग्नि 5 थी, उसमें एक ही वॉरहेड होता था। अगर वो ही लेकर के हम लॉन्च करने का सोच लेते कि भाई काफी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज चाइना ने अब अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया। अब MIRV होने से चाइना फिर एक किस पोजीशन में आ जाएगा कि अनकंफर्टेबल पोजीशन पर रहेगा कि नहीं भाई, इससे पंगा नहीं लेना। ओके, इसको किसने डेवलप किया, आप मेंशन कर सकते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके साथ DRDO को मेंशन कर देना, इन लोगों ने डेवलप किया है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आ जाता है, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कि इंडिया की क्या डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर वेपन को लेकर? सर डॉक्टर का हिंदी मुझे नहीं आती है। अच्छा, डॉक्ट्रिन का हिंदी, रुको मैं चेक करूंगा। अब मतलब नीति, आप पॉलिसी के तरीके से समझ लो। सर ये कि पहले मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे मेरे मतलब मेरे पे ये करना चाहे तो तब मैं जरूर करूंगा, यही है नीति कि पहले ओके, वेरी मैं। गुड। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। चाहूंगा कि एक दो बच्चे जिनका माइक ऑन हो सकता है, प्लीज ऑन करो और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना। सही, मेरे अकेले बताने से आपको चीजें याद नहीं रहने वाली। थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया था, डायग्राम्स वगैरह देखा था। बट जितना आप लोग अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करोगे, चांसेस हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू और ज्यादा इंप्रूव होगा, आपका एक आइडियाज को जनरेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सही, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी देश इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया उसके बाद उस देश पर अटैक करेगा। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपनी तरफ से किसी भी देश पर पहले से अटैक नहीं करेगा। किसका? न्यूक्लियर वेपन का कोई भी अटैक नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कब आई थी ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? कब इंडिया ने अडॉप्ट की थी? कोई मेंशन करना चाहेगा? शायद जब पहली पोखरण 1999 ठीक से। ओके, पहले आप, पहले आप हेमेंद्र। ओके, देखो, इंडिया के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात तो 1998 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट अडॉप्ट 2003 के आसपास किया था। इसके बारे में भी बैकग्राउंड दे देता हूँ। इंडिया के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, कोई बताना चाहेगा कि कौन कौन से टेस्ट हुए थे, कब कब हुए थे, ये बताओ पहले। पहले दोनों ही 19 में हुए थे। एक हुआ था सर पहले इंदिरा जब गांधी के इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था एक टेस्ट। और और क्या कह उसके रहे हो, बाद ये 74? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ओके, गुड। 1998 इंडिया ने दो न्यूक्लियर टेस्ट अटल किए थे बिहारी इस वाजपेयी जी। वाजपेयी जी की सरकार में। 98 99 चेक कर लेना इसको। ओके, मेरे को तो यही ध्यान है 98 ही था आई गेस। सो 1974 और 1998 इसमें दो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। जो 74 में किया था उसका नाम क्या था? स्माइली बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और 98 में जो टेस्ट हुआ था उसका क्या नाम था? देखना, शक्ति करके था शायद। शक्ति 1 और 2, दो टेस्ट हुए थे। सही, तो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए प्रोग्राम तो 1940 से ही स्टार्ट कर दिया था। होमी जहांगीर भाभा, सबने नाम सुना होगा। अभी जो अभी आपको बताया ना कि किसने डेवलप किया, भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये होमी जहांगीर भाभा के ही नाम पर है। ओके, सो 1940 से ही इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की के लिए आगे पढ़ना शुरू कर दिया, जब उसने देखा कि जापान और मतलब इसके ऊपर जैसा अटैक हुआ, और इससे पहले जो US और USSR, मतलब रशिया उस टाइम पे था, तो US और रशिया जैसे रेस में लगे हुए थे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया के भी था। सो 1940 से कहानी शुरू होती है। फिर 1974 में जाकर के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता करता है इंडिया। अर्जेंसी क्या थी, इससे पहले 1964 के आसपास चाइना ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था अपना। अब इससे हुआ क्या, एक डिसबैलेंस ऑफ पावर आ गई पूरे रीजन में। ये हो गया आपका इंडिया। ओके,
और इसके ऊपर ही चाइना बैठा हुआ है, और इधर लेफ्ट में इंडिया का एडवर्सरी। दो साइड से इंडिया अपने एनिमीज से घिरा हुआ है। उसमें भी एक देश ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और कहीं ना कहीं एक शक है कि यह देश इस बगल वाले देश को भी सपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। तो इंडिया को इसमें सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन थी। इससे पहले 64 से पहले इंडिया के तीन युद्ध हो भी चुके थे। एक 47 के आसपास जो हुआ था, 48, हाँ 47 48 में कश्मीर युद्ध पाकिस्तान के साथ। उसके बाद फिर से 61 में इंडिया चाइना वॉर, और फिर 65 में इंडो पाक वॉर। ओके, तो ये उसी पीरियड की बात है। और फिर उसी बीच में 1964 के आसपास चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी कर लिया था। सो अल्टीमेटली, और इवन फोर्थ वॉर भी हो चुका था आपका 71 में, बांग्लादेश वॉर। तो इंडिया के लिए ये हो गया कि ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं डे बाई डे, और इंडिया का काफी ज्यादा रीजन भी कब्जाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को डेवलप करने की चलते हैं न्यूक्लियर वेपन। 74 में पहला टेस्ट हुआ स्माइलिंग बुद्धा नाम से। फिर इसके बाद जाकर 1998 में टेस्ट किया शक्ति 1, शक्ति 2। ये दोनों टेस्ट हुए थे कहाँ पर, कोई बताना चाहेगा? इंडिया में कौन सी लोकेशन पे पोखरण। टेस्ट हुए थे? एक तो सर पोखरण पोखरण। में हुआ था। अच्छा, एक और दूसरा बेटा? सर दोनों वही हुआ था। यस, दोनों ही टेस्ट पोखरण में हुए थे। और पोखरण है कहाँ पर इंडिया में? राजस्थान। राजस्थान, ये जैसलमेर है, जैसलमेर में। उसके पास है। मैं भी अपने पापा के साथ इस जगह पे पोस्टिंग रहा हूँ, आर्मी में थे पापा। तो ये वाला रीजन देखा हुआ है, काफी ज्यादा आपका डेजर्ट एरिया है। और नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन से बचने के लिए मेनली एम था। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, मैंने नहीं देखी, अगर आपको फ्री टाइम मिले तो देखना। सो पोखरण में हुआ था टेस्ट 98 में, 74 में शक्ति 1 2 स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ से अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया इंडिया ने। 1998 में जैसे ही टेस्ट हुआ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीधा ओपनली ऑन एयर बोल दिया कि इंडिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। इससे पहले इंडिया ने कभी प्रोक्लेम नहीं किया था। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो कि आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, उस बीच में आप टेस्ट भी करो और फिर ऐसे डिक्लेयर भी करो, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो सुपर पावर्स की हम अभी बात कर रहे थे, जो सैंक्शंस लगा देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और इंडिया पे लगे भी सैंक्शंस। 98 से 2003 के आसपास तक का पीरियड था, उसमें इंडिया सैंक्शंस के फेस में रहा, और इवन आगे तक भी रहा था 2008 तक के टाइम तक। 6 या 8 ऐसे ही समझ लो। अब ये जो सैंक्शंस लगे इंडिया पे, तो उससे बचने की एक पॉलिसी मान लो, या फिर इंडिया सारे जितने भी, हाँ अब आवाज आ रही है सबको मेरी? यस नो? यस सर। जी सर, आ रही है। ओके गुड। मोहम्मद शामिर, शाबिर, वेलकम। काफी दिनों बाद दर्शन दिए। सर मैं तो रेगुलर रहता हूँ। हम्म, हमें हमारी क्लास में नहीं देखे काफी टाइम से। नहीं सर, मैं उधर पहले रमजान मतलब कि चल ही रहा है, तभी काफी प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, हम भी ये क्लास शॉर्ट क्लिप्स क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द एंड करने की कोशिश करेंगे। से हाँ, तो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि पोखरण में दो टेस्ट हो चुके थे। हम आगे बात कर रहे थे कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में मेजरली डिस्कस कर रहे थे। वो कहाँ से स्टेब्लिश हुई, क्या क्या रीजन था। बात क्या थी कि मैंने आपको बताया कि 98 में इंडिया ने टेस्ट कर लिया। अब वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज शुरुआत से क्या था कि ये पांच जो देश हैं जो इंडिया यूएनएससी के जो मेंबर हैं, ओके, ये हमेशा से चाहते थे कि इनकी मोनोपोली रहे, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल इन्हीं के पास रहे। ओके, बेशक और कंट्रीज को सिविल न्यूक्लियर दे दो, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन है वो अपने पास ही रखो। इसका भी मतलब समझ लो, न्यूक्लियर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है मिलिट्री यूज के लिए, और एक होता है सिविल यूज के लिए। सिविल यूज के लिए जब होता है तो उसमें आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हो, पावर प्लांट के जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। ओके, और जब मिलिट्री यूज की बात करते हो तो आप वेपन बनाते हो, और उसका यूज आप या तो अपनी सेफ्टी के लिए या किसी पे अटैक करने के लिए करते हो। तो यूएनएससी के ये जो मेंबर हैं पांच, चाइना, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, तो ये पांच जो देश हैं ये हमेशा चाहते थे कि इनका कंट्रोल रहे न्यूक्लियर वेपन पे।
तो मैंने आपको बताया बीच में कि 1964 में जब चाइना ने टेस्ट कर लिया था, तो इसके बाद एक 1968 में एक इन्होंने ग्रुप बनाया था अपना, ग्रुप कह लो या फिर एक एग्रीमेंट बनाया था, जैसे बोलते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये सब चीजें आपस को आपको मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसी कंटेक्स्ट के साथ इन चीजों को समझ लो, जब कभी आगे नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने कभी बताया था। तो एक ही चीज जब 10 बार 10 तरीके से कोरिलेट करोगे ना तो अच्छे से याद रह जाता है। तो 1968 में एक ट्रीटी बनाई थी आपस में, जैसे बोलते थे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वर्ड क्या है? नॉन। दूसरा वर्ड है प्रोलिफरेशन, और तीसरा वर्ड है ट्रीटी। ओके। ट्रीटी को आप एग्रीमेंट के तरीके से समझ लो। नॉन मतलब नहीं, प्रोलिफरेशन मतलब क्या है कि एक चीज है यहाँ पर, इसको बंटने ना, इसको मतलब इसका बंटना, बिखरना। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूट आप वर्ड बोल सकते हो उसकी जगह। तो नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि इनको बंटने नहीं देना। किस चीज को नहीं बंटने देना? न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको और देशों के पास नहीं बंटने देना, इसकी इन्होंने आपस में ट्रीटी की थी 68 के आसपास। ओके। इसके बाद ही 74 में इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया। इससे ये जो 5 देश थे ये डर गए कि भाई ये एक एशिया का एक कंट्री है जो थोड़ा सा गरीब भी है और काफी ज्यादा उस तरीके के क्या होते हैं डिसबैलेंस्ड एरिया में रह रहा है, अभी अभी ये वॉर से हटा है। अब इसके पास न्यूक्लियर वेपन भी आ जाएगा तो कहीं ये अपने आप को इम्पोज ना करने लग जाए, हमारी डोमिनेंस कम ना होने लग जाए। तो इन्होंने 74 के बाद एक ग्रुप बनाया, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ओके। ये एनएसजी क्या करता है कि जो न्यूक्लियर क्या कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं, केमिकल कह लो या कंपोनेंट्स जो भी हैं, क्या होता है न्यूक्लियर में? यूरेनियम, प्लूटोनियम, यही दो चीजें होती हैं। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का एक्सेस सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को रहे जिन्होंने जो इस ग्रुप के पार्ट है, एनएसजी के, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो दो चीजें हो गई। 68 में एनपीटी करके एक ट्रीटी साइन हो गई, जिसमें कहा गया कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ने देनी। और दूसरा कि एक एनएसजी करके एक ग्रुप बना दिया कि जो न्यूक्लियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए या सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए जो यूरेनियम की जरूरत है वो जिन कंट्रीज के पास है उनको इस ग्रुप में डाल दिया गया। साथ में कह दिया गया कि आप किसी उस देश को ये बेचोगे नहीं यूरेनियम जो एनएसजी का पार्ट नहीं होगा। अब इसके साथ एक और कंडीशन डाल दी कि जो एनएसजी है, एक सेकेंड, ये जो एनएसजी ग्रुप है, ओके, इसका अगर मेंबर बनना है तो उसे ये एनपीटी, ये वाली जो ट्रीटी है, इसे साइन करनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी देश को अपने यहाँ पर एक सिविल न्यूक्लियर यूज करना है, ऐसा ही होता है कुछ प्लांट, देखना, तो अगर इसमें यूरेनियम डाल करके अपने लिए बिजली बनानी है तो उसे एनएसजी साइन करना पड़ेगा। लेकिन एनएसजी में आने के लिए उसे एनपीटी साइन करना पड़ेगा। और ये एनपीटी क्या है? ये कहता है कि आपके पास जो केमिकल है, यूरेनियम है, आप इसका यूज न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए नहीं कर सकते हो। इंडिया ने ना तो एनएसजी का मेंबर बना, ना एनपीटी का मेंबर बना। इसके बाद ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कुछ ज्यादा ही और ज्यादा डर गए कि भाई, यानी कि यहाँ से गोल समझ में आ रहा है ना उन लोगों को कि भाई इंडिया अगर इनको साइन नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है। लेकिन वो उस समय ये भूल रहे हैं कि यार एक चाइना है जिसने इंडिया पे अटैक ऑलरेडी कर रखा है, वो न्यूक्लियर कंट्री है। कहीं ना कहीं एक ये भी एस्टिमेशन चल रहा है कि पाकिस्तान भी अपना वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया क्यों पीछे हटेगा भाई? उसे अपनी सेफ्टी प्यारी नहीं है? हुआ क्या, यही चीज में एक और डेवलपमेंट हो गया 74 में। जब सबको क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है ना? फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मिक्सअप हुआ हो यस तो। सर। 60, ओके वेरी गुड। सी 1964 में चाइना ने अपना टेस्ट किया। 68 में एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनी। 1974 में इंडिया ने अपना टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद आपका बना एनएसजी। ईयर चेक कर लेना, शायद ये 75 में बना था या 78 में, नॉट श्योर। तो ये जो थे, ये दो एग्रीमेंट्स बन गए। इस एग्रीमेंट का पार्ट होने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा एनपीटी को। 75 ये वाला टाइम पीरियड बीता, वही चल रहा है। उसी बीच में फिर आगे क्या होगा, 1995 में आकर के ये एनएसजी और ये एनपीटी जो था, इसको बोल दिया कि ये इसको सब कंट्रीज को साइन करना पड़ेगा और सब कंट्रीज को इसका मेंबर बनना पड़ेगा।
अब इंडिया आ गया प्रेशर कि भाई आप तो एक तरीके से इसे यूनिवर्सलाइज कर रहे हो, लेकिन इस ग्रुपिंग में एक डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये था कि जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, जो कि मैंने आपको बताया 5 कंट्रीज किसके, यूएन के जो मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। तो जो ये 5 कंट्रीज हैं, इनके ऊपर ये वाला रूल, एनपीटी वाला, अप्लाई नहीं होगा। इनकी मर्जी है ये किसी को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ओके, तो ये तो काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडिया जानता था ये चीज, और उसी चीज को इन्होंने 1995 में और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश की कि सब देशों को साइन करना पड़ेगा। इंडिया ने 1998 में भाई कि हम ज्यादा वेट करेंगे, किसी ना किसी टाइम पे इंडिया को इनकी देशों की जरूरत पड़ेगी, और ये एक टर्म एंड कंडीशन घुसेड़ते हैं बीच में कि आप इनको एनपीटी एनएसजी साइन करो और हम आपकी हेल्प करेंगे। इंडिया समझ गया, उसने क्या किया, 98 में ही पोखरण टेस्ट कर लिया, जैसे वो शक्ति 1 शक्ति 2 कहते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि अब इंडिया के ऊपर लग गए सैंक्शन। किन कंट्रीज ने लगाए, इन्हीं कंट्रीज ने, यूएनएससी वालों ने। ओके, अब इधर से बचने के लिए इंडिया लेकर के आया नॉन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ओके, बहुत सारे रीजन है इस पॉलिसी के। जब हम आंसर लिखेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्टेड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारे रीजन लिख सकते हैं, लेकिन एक वन ऑफ द कॉज, एक इमीडिएट रीजन ये भी था कि इंडिया के उस समय सेक्शंस थे वेस्टर्न कंट्रीज के। क्यों लगाए, क्योंकि उन्हें इंडिया पे भरोसा नहीं था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, ये किस चीज में इस्तेमाल करेगा। तो ये एनएफयूपी एक तरीके का एक इंश्योरेंस का काम करता है कि इंडिया ने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी भी कंट्री पर अपनी तरफ से पहले से अटैक न्यूक्लियर का नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, एक इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तो एक रीजन इसका है ये। दूसरा, इंडिया खुद एक मेच्योर कंट्री। इंडिया का इतिहास रहा है कि इंडियंस ने या इंडिया में रहने वाले देश मतलब किंगडम्स ने कभी भी इंडिया से बाहर किसी और रीजन पे अटैक नहीं किया। ऑफ कोर्स श्रीलंका और ये वाला एग्जांपल आप छोड़ सकते हो, इंडोनेशिया वाला, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन, बाकी इंडिया ने कभी भी एक्सपेंशन का गोल कभी नहीं रखा। तो एक इंडिया का खुद का भी कैरेक्टर है कि वो अपना डिफेंस कर लेगा लेकिन अटैक नहीं करेगा। तो ये उसका भी एक कॉज हो सकता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखने का। तीसरा, कि इंडिया अपने आप को सर एक मेरा इकोनॉमिक क्वेश्चन पावर। है। जी बोलिए। अच्छा बता दीजिए पहले तब पूछ- हाँ, अब वैसे ही बात खत्म भी होगी। देखो, पहला कॉज एनएफयूपी रखने का, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पहला ये है कि इमीडिएटली सैंक्शन लगे थे, वेस्टर्न कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेना था, वरना इंडिया इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ये लोग उसको प्रेशराइज करके खत्म कर सकते थे। खत्म मतलब कि मतलब दबाव में ले सकते थे। तो उस वजह से ये पहला रीजन हो गया। दूसरा हो गया कि इंडिया का खुद का इनहेरेंट कैरेक्टर है कि वो एक पीस लविंग कंट्री है, उसे दुनिया में भी शांति चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 51 चेक करना। ओके, तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन इसमें आप ऐड कर सकते हो, वो है कि इंडिया को अपने आप को आगे इकोनॉमिक सुपर पावर के फॉर्म में पोज करना था, और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए अपने आप को इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, उससे बचना जरूरी है। ओके, और इसके अलावा जो चौथा रीजन आता है वो था सिविल न्यूक्लियर। देखिए, आपने वेपन डेवलप कर लिया, लेकिन वो वेपन आप यूज नहीं करने वाले, आपने पहले से ही बोल दिया। तो आप एक तरीके से एक ऐसा हथियार रख करके आप अपना नुकसान करवा रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया इतना इतना डिप्लोमेट मतलब इतना इंडिया का ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ नहीं है। उसका बड़ा गोल था। तो सिविल न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर क्या कह सकते हैं, प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं, वो चाहिए थे इंडिया को। रशिया के मिलते थे, लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो रशिया बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। और यूएसए की तरफ से जो क्या बोलते हैं पावर प्लांट्स होते थे, वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी होल्ड करते थे, तो हमें वो भी चाहिए थे। तो उस वजह से भी एनएफयूपी लाया गया। फिर आपको मालूम ही होगा, चेक करना या पढ़ना, 2008 में इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी यूएसए के साथ। ये सब रीजन है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये आपने समझ ली। इसके ऊपर एक और पॉइंट आ जाता है कि इसके हमें कितने फायदे हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं, वो देखना है। और आप सभी ने पढ़ा भी होगा 1-2 साल पहले कि डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें अपनी इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, दोबारा उस चीज को
चेक करने की जरूरत है कि क्या हम सही पॉलिसी को अडॉप्ट करके बैठे हैं कि नहीं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी डिबेट भी चली थी। इवन मेरे से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 21 में ही मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया, हाँ, कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का नुकसान क्या है। आप फायदे 50 गिना सकते हो कि भाई इस वजह से ये है वो है फलाना ठिकाना, नुकसान क्या है। तो इसका आंसर आप लोग ढूंढो, बताओ। ओके, चलो बेटा। आप क्या सवाल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर, यस सर, मैं हाँ पूछ जी। रही हूँ सर, जैसे इंडिया ने, यस हम्म, सर, सर इंडिया एंड मतलब जब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना ही रहा था, तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्यों सेक्शन लगाया इंडिया पे? तो वो तो मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो अपना ही रहा था। देखो ऐसा नहीं है। उस इंडिया ने 1998 में कोई ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया था कि इंडिया ने 98 में सिर्फ ये बोला था कि वी आर न्यूक्लियर वेपन कंट्री नाउ। ओके, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। ऑफिशियली इंडिया ने 2003 में डिक्लेयर किया कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। तो सैंक्शन 1998 में लग गए थे। इसीलिए माना जाता है कि ये सैंक्शन से बचने का भी एक तरीका था। ओके, आप ऑलरेडी सैंक्शन में चल रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज देना चाहोगे, वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाना चाहोगे कि भाई हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, तो आप लेकर आ गए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कि भाई आप हम पे भरोसा करो और ये अपने सैंक्शन कम करो। और फिर ये देखोगे आप कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लाने के बाद से ही सैंक्शन कम होते चले गए थे 2003 के बाद से। और आपको बताया मैंने 2008 में जाकर के इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील किससे साइन की? यूएसए के साथ, जिसने सबसे पहले सैंक्शंस लगाए थे। तो 2008 तक सारे सैंक्शंस खत्म भी हो गए थे इंडिया के। ओके, आया समझ में? जी सर। ओके गुड। सो इस क्वेश्चन का कोई जवाब देना चाहेगा कि भाई इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का क्या नुकसान है? एक काम करो, इसको लिख लो सर क्वेश्चन। मैं ओके, हाँ, आपको आप कोशिश करना बेटा, पहले ये एक मेंस का क्वेश्चन है, सर इसको लिख लेना। सर इसके सर इसके अंतर्गत हम जैसे हम किसी का ऐसे नहीं है कि इसके अंतर्गत होता है कि कोई हम पर अटैक कर देगा उसके बाद हम उसको कोई प्रत्युत्तर देंगे। तो इससे हमारे है ना जो हम्म क्षेत्र उसको तो हानि हो जाएगी। हमारे जो है ना स्ट्रक्चर होगा जो देश पर जहाँ की जो जिस राज्य में होगा वहाँ की अर्थव्यवस्था वहाँ की पूरा स्ट्रक्चर जो बर्बाद हो जाएगा। तो है ना ऐसे होगा ना तो हमें हम्म हानि पहली हो जाएगी। हमें इसके बदलने की जरूरत है जिससे हमें कोई हानि हानि ना हो इससे। और हमें ना अपना अपना डिफेंस सिस्टम ऐसा बना ले कि अगर कोई हमला करने वाला अगर कोई हमला करने वाला है ना तो हम पहले से ही तैयार हैं कि वो हम पर हमला ना कर पाए। तो इसलिए बदलने की जरूरत है इसको। देखो इसका कभी भी आप लोग ना ये बी मेच्योर, हमेशा याद रखना कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी दो एंड नहीं पकड़ती, या तो किसी, दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं। ओके, किसी भी चीज का एक्सट्रीम जवाब नहीं दोगे आप कभी भी। ये आपकी लाइफ का रूल होना चाहिए, आपकी हर एक्टिविटी का रूल होना चाहिए। कोई भी चीज एक्सट्रीम में मत लेके जाओ, मॉडरेशन में रखना है। ओके, अब वो क्या है? जैसे आपसे पूछा गया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस नो। ओके, ना यस का जवाब दो ना नो का जवाब दो, बोलो कि होनी तो चाहिए, बट उसके लॉसेस ये है, नुकसान ये है, और नुकसान को हमें कवर करने के लिए कुछ उसमें अमेंडमेंट करने चाहिए। हमेशा ऐसे जवाब दो। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसकी डिबेट में कभी नहीं फंसने का है। और स्पेशली तब जब आप एथिक्स आंसर लिखोगे ना, तब आप देख पाओगे ये चीज को, आपको इम्प्रूव करने का मौका वहां पे मिलेगा। सही, बच्चे का जवाब सही है कि अगर आपकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो होगा क्या कि कोई देश आपके ऊपर पहले से ही अटैक करके आपको इतना तबाह कर देगा कि आप अपनी ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जेब में रख के घूमो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, क्या फायदा, है ना? तो इसलिए इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हमें पहली बात ये समझना चाहिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में क्या है। क्या इंडिया ने केवल इतना ही बोला है कि है ना हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करें? नहीं, उसने इससे ज्यादा बोला है। पहला बोला था उसने कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे फर्स्ट मोमेंट पे। साथ में उसने ये भी बोला कि अगर कोई अटैक हमारे पर हुआ तो इसके बाद हम इतना भारी अटैक करेंगे कि जिसके बाद उसके लिए वर्ड यूज किया गया था इररिपेरेबल डैमेज। इररिपेरेबल डैमेज, ओके, इसका मतलब क्या है कि इतना नुकसान करेंगे, इतनी तो वही है मिर्जापुर, हाँ, कौन सा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो वही चीज है कि इतना नुकसान कर देंगे कि उसके बाद वो देश दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये उसका दूसरा वर्डिंग भी है। ओके, तो इंडिया को आप गौर करोगे ना तो दोनों ही चीज का बैलेंस किया है एक तरीके से। लेकिन अब मैं आपको, क्योंकि बच्चे ने
अच्छा जवाब दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपको इसका फायदा नुकसान कभी भी लिखना हो तो वो कैसे लिखोगे। इवन आई विल टेल यू कि मैंने इंटरव्यू में क्या जवाब दिया था। पहली चीज है पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बच्चा अभी भी एक बच्चे ने बोला कि हाँ, इंडिया को नेगेटिव में है कि इंडिया के पास क्या कह सकते हैं आप, अटैक हो जाएगा तो आ, फिर उसके पास वापस अटैक करने की कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी। यही जवाब है आपको बेटा। किसने जवाब दिया था अभी अंतिम? आपने। यस सर। हाँ, तो आपका यही जवाब है ना कि दोबारा वापस अटैक करने की इंडिया के पास कैपेसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। सर ऐसे नहीं, मैंने तो इसे कहा था कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, अगर हम पर कोई हमला करने वाला है ना तो हमें तैयार रहना चाहिए कि वो अटैक करे तो हम उसका पहले ही समाधान कर दें। तो आप तो ये कह रहे हो कि मतलब नो सर मैं फर्स्ट भी यूज बोलूं? पॉलिसी को हट खत्म कर देना चाहिए। एक सेकंड, आप खत्म कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हो। मैंने पूछा कि इसका नुकसान क्या हो रहा है इंडिया को प्रेजेंटली, अभी इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है, सवाल ये है। इसके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल करो कि अभी इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी होने से क्या नुकसान हो रहा इससे हमारे देश पर कोई भी हमला कर सकता है, हमारे जो भूभाग को नष्ट कर सकता है, इससे बहुत ही नुकसान होता है देश को। है। हाँ और हाँ, तो तो अब क्या। मुझे एक चीज का जवाब दो कि अगर हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटा देते हैं, है ना, इसको मान लो हटा देते हैं, तो अगर पाकिस्तान को इंडिया पे अटैक करना होगा तो क्या पाकिस्तान क्या बता के अटैक करेगा कि भाई हम बॉम्ब डाल रहे हैं? नहीं। और फिर इंडिया को केवल पाकिस्तान से ही थोड़ा ना डर है, चाइना भी है। तो इंडिया क्या इनको पहले से ही तबाह कर दे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटा के? और नो अगर सर, नहीं कर हमारे पास सकता क्या जो होगा? जो खुफिया सिस्टम है वो अब हमारा इफेक्टिव अधिक हो गया है। तो हमें ना सब एजेंसी है ना, पहले तो अलग अलग रहती थी, वो सूचनाओं का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं कर पाती थी। पर अब जो नई सरकार की जो नीति बनी है ना, उसके अंतर्गत सभी एजेंसी मिलजुल कर सभी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन होती है ना, वो अच्छी तरह देती है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन क्या करने वाला है, थोड़ा अंदाजा लग जाता है उससे। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि कितना भी आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंस फेलियर होता है। मतलब उसको कभी आप फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं मान सकते। ठीक है, आप कभी भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते कि पाकिस्तान और चाइना क्या प्लान कर रहे हैं, हमें वो सब पता है पहले से। आपका जवाब ये है कि पाकिस्तान अटैक करने वाला होगा और हमें पहले से ही पता चल जाएगा और हम उस पर पहले से ही अटैक कर देंगे। ऐसे काम नहीं करता है। पाकिस्तान अटैक करने की सोच रहा है, इंडिया ने समझ लिया अटैक करने वाला है, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डाल दिया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब इंडिया से सवाल पूछा जाएगा आपने पाकिस्तान पे क्यों अटैक किया, इंडिया बोलेगा भाई हमारे खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी कोशिश करने वाले थे। कोशिश करने के ऊपर एक देश दूसरे से नहीं लड़ता है। लड़ता है तो फिर पूरा वर्ल्ड वॉर, फिर वो पूरी कहानी शुरू हो जाती है। इतना सिंपल नहीं है। और दूसरी चीज है कि आपको जैसे मैंने इंटेलिजेंस का बताया, इंटेलिजेंस कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता। पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जब इंडिया 98 में यूएसए के मुकाबले यूएसए को बेवकूफ बनाया था 98 में जब पोखरण टेस्ट किया था, तब इंडिया जैसा कंट्री यूएसए को बेवकूफ बना सकता है। तो आप समझ सकते हो ना कि भाई उतना बड़ा जो लेवल का कंट्री है, उसका इंटेलिजेंस को इंडिया बीट कर सकता है, तो इंडिया के इंटेलिजेंस के यूएसए से बढ़िया थोड़ी है। समझ रहे हो? सर मुझे तो सर इंडिया। मुझे पता है कि मैं गलत ही बोल रही हूँ, पर मैं सुनना चाहती थी कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, वो आपने बता दिया, अब समझ में आ गया। नहीं, कोशिश अच्छी है, लेकिन ऐसी डिबेट्स मुझे बहुत पसंद आती हैं। और कंटिन्यू रखना इसे। ओके। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर आप हटा देते हो ना, तो भी इंडिया का फिर नुकसान क्या है? क्योंकि अभी हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्यों रख के बैठे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस देना है वेस्टर्न को कि भाई हम पहले से वेपन यूज नहीं कर रहे, वी आर इनोसेंट। ओके। अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटा दी तो सबसे पहली बात तो हमने अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी कि भाई इंडिया भरोसेमंद नहीं है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा एनएसजी एनपीटी साइन करने का। ओके। नहीं तो वो बोलेंगे कि आपका फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं उसमें जो यूरेनियम यूज हो रहा है, हम उसे सप्लाई नहीं करेंगे। तो पहला तो लॉस यहाँ से यही हो जाएगा। दूसरी चीज है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटाने के बाद हमारी क्या डॉक्ट्रिन होगी कि हम किसी पे भी अटैक कर सकते हैं कभी भी। इंडिया का नेचर तो हिस्ट्री से ही ऐसा रहा है कि इंडिया नेवर अटैक्ड एनीवन, और हम नहीं करते हैं, और ना ही हमारे लिए सूटेबल है। ऑलरेडी हमारे वेपन, हमारे दुश्मन कौन है? चाइना। चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा है। हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान,
ऑब्वियसली वो एक रॉक नेशन है। रॉक नेशन मतलब कि जहाँ पे अराजकता चलती है, कभी नहीं पता कि क्या कर दे वो। तो ये हटाना तो हमारे लिए नुकसान वाली चीज है। दूसरी चीज है, एनएफयू पे हटाने या रखने, दोनों ही केस में अगर किसी देश को हम पे अटैक करना होगा तो करके ही रहेगा। उसने पहला बॉम्ब तो इंडिया पे गिरेगा ही गिरेगा। उसके लिए हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम अपना डिफेंस सिस्टम, रडार या टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रोवाइज करें कि हम उसको काउंटर कर सकें। बट अगेन वही बात है कि 100 बम गिरेंगे तो उसमें दो तो आ ही जाएंगे ना, तो सबको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं। ओके। हाँ, कोई बच्चा बोलने वाला था, शायद शाबिर बोलने वाले थे। क्या कोशिश कर रहे थे आप? हाँ, शाबिर है ही नहीं गया। इन जनाब को कभी क्लास अटेंड नहीं करनी होती। तो ये वाला सबको समझ में आया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? किसी को कोई डाउट? अंतिम। समझ में आ गया सर, आपने समझा दिया अच्छी तरह। गुड। और इसका अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना होगा तो हमेशा याद रखना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। ठीक है। इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, एक जिम्मेदार देश है जो कि एक वेपन को भी एक अपने डिफेंस के लिए यूज करना चाहता है, ना कि ऑफेंस के लिए। और दूसरा कि यह हमारे लिए फ्यूचर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करता है। एनएसजी जैसा ग्रुप है, एनएसजी कंट्रोल करता है कि पूरी दुनिया का यूरेनियम कौन सा देश को दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसका इंडिया पार्ट नहीं है। सबको मालूम है एनएसजी का पार्ट नहीं है। फिर भी इंडिया के पास यूरेनियम आता है। ऑस्ट्रेलिया देता है, कनाडा देता है, ये लोग देते हैं इंडिया को। क्यों देते हैं? क्योंकि इंडिया ने इतना कॉन्फिडेंस बना रखा है सब में कि हम अपना न्यूक्लियर जो आप मटेरियल दोगे उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप पढ़ना कि न्यूक्लियर रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ना कौन कौन से हैं। जैसे एग्जांपल आएगा, एक वासेनार ग्रुप है। ओके। ऐसे ही एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक एनएसजी खुद है। ओके। एक और है आपका एमटीसीआर, आ जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इस तरीके के ग्रुप्स है। इंडिया वासेनार का भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी पार्ट है, एनएसजी का पार्ट नहीं है। इन दोनों ग्रुप का पार्ट वो किस लिए बन गया? क्योंकि इसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, एनएसजी का पार्टिसिपेशन में भी है। लेकिन इसमें जो एनपीटी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंडिया ने एनएसजी को ज्वाइन नहीं किया। और इस पे एनएसजी के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, 2018 या 19 में प्री में आया था, तो उसको भी रिविजिट करना आप लोग। और ये वासिनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये जो दो ग्रुप हैं, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई करने वाले ही ग्रुप है। ओके। इनका ये मेंबर है। इनका मेंबर किस लिए? क्योंकि इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, एक तरीके से ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। तीसरा है, इंडिया एक्टिवली परस्यू कर रहा है आज के टाइम पे क्या, रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके। रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी को। और उसका एक अनबीटेबल पार्ट क्या है आपका? न्यूक्लियर एनर्जी। तो इंडिया की फ्यूचर रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर एनर्जी की बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली। ओके। आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कुडनकुलम में भी फेज 1 फेज 2 वाले रिएक्टर्स बन रहे हैं। ओके। तो इस रिन्यूएबल डिमांड को भी पूरा करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, तो उसमें भी हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक तरीके से इनडायरेक्टली फायदा देती है। अब आती है बात नेगेटिव। इसको एक और से सुनना, इसका नेगेटिव क्या है? इसका सिर्फ एक ही नेगेटिव है जो मैंने बताया था, एंड उन्होंने बोला भी था कि अच्छा आंसर है। नेगेटिव ये है कि इंडिया इससे अपनी डेटरेंस कैपेबिलिटी जो है उसको कमजोर कर। डेटरेंस कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है? कि अगर एक देश, पाकिस्तान, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसने अपने आप को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में नहीं डाला। ऐसे ही चाइना, वो भी न्यूक्लियर वेपन है, उसने भी अपने आप को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में नहीं डाला। लेकिन इंडिया अपने आप को एनएफयूपी में डाल के बैठा हुआ है। तो इससे क्या हो जाता है, इन दोनों के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। वो अपनी मर्जी से जब चाहे जिस तरीके से वो इंडिया पे स्ट्रेटेजिकली अटैक कर सकते हैं। जो इंडिया जो सेकंड क्लेम करता है कि हम क्या कहते हैं कि हम एक इररिपेरेबल डैमेज देने वाले हैं अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, क्या पता इंडिया के पास वो आंसर देने की कैपेसिटी बची ना, या फिर इतना डैमेज हो जाए कि आपने आंसर दे भी दिया तो इंडिया एज अ नेशन उसका इतना नुकसान हो जाए जिससे वो 50 साल तक क्या पता रिकवर ना कर पाए। तो ये एक लॉस वाली साइड है। ओके। इस चीज का ध्यान रखना, इसके लिए जो वर्ड होता है वो डेटरेंस
कैपेबिलिटी होता है, और इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ नेगेटिव में यही है और कुछ नहीं है। और इधर पॉजिटिव में एक और चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। वो क्या है, आपको अगर न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट यूज यानी कि सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए रखना पड़ता है, तो आपका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। मेरे को एक मिसाइल हमेशा रेडी रखनी पड़ेगी, जो कि जब चाहे तब अटैक कर सके। ओके, अगर मेरे पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो मैं उस मिसाइल को रेडी ना रखूं, क्या फर्क पड़ता है? जब तक मेरे पे अटैक नहीं हो रहा तब तक मेरे को इसको यूज ही नहीं करना। तो मैं इसको अलग कैनिस्टर्स में रखूं, फ्यूल डाल के ना रखूं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एजेंट्स को एक्टिव ना रखूं उस समय, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिस देश को सबसे पहले अटैक करना है, उसे तो ऑल टाइम इसको सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस अच्छे से रखना पड़ेगा, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है अगर आपको सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना है। अगर आप अपने आप को सेकंड पे रखना चाहते हो कि अटैक हो जाए उसके बाद देखेंगे, तो फिर उसके में आपका खर्चा जो होता है वो कम होता है। तो एक तरीके का इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। ऑल राइट, काफी चीजें इस चीज को लेकर के डिस्कस कर ली। एक चीज और है न्यूज में, वो है जियोलॉजिस्ट कांट एग्री व्हेन द एंथ्रोपोसीन बिगेन। एंथ्रोपोसीन एक एरा है, इपोक। सर, यस। एक क्वेश्चन था कि हमारी ये जो पॉलिसी आई है ये एकदम सही है क्या फिर? देखो, हमेशा कोई भी चीज होती है ना, उसको तराजू पे तोलो, उसके प्रॉफिट्स क्या है और उसके नेगेटिव्स क्या है। अगर नेगेटिव कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, और नेगेटिव्स की क्वालिटी कम है, प्रॉफिट की क्वालिटी ज्यादा है, तो हमेशा उस पॉलिसी को सपोर्ट करो। जिसका नेगेटिव ज्यादा होगा उसको हमेशा रिजेक्ट करो। ओके, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के हमारे पास फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। ओके, और फिर इंडिया साइड के साइड ये तो डेवलप कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को भी तो एडवांस कर ही रहा है साइड से। ओके, जैसे MIRV की भी बात करी, तो ये एक तरीके का इंश्योरेंस है कि भाई आप करो तो सही अटैक, हमारे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि आपको नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे पास वेपन को हमें एक तरीके से एक डिफेंस के तरीके से यूज करना है, इसलिए हमारा वर्ड भी है ना डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना। अटैक मिनिस्ट्री नहीं है, वॉर मिनिस्ट्री नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो हमारा जो है स्टांस वो यही है डिफेंस का। हमारे पास फायदे ज्यादा हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के, नेगेटिव्स कम है, इसलिए हमें इसको हमेशा सपोर्ट करना है। और ऐसे कोई भी चीज लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज तुम पढ़ोगे इससे आगे, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसका आपको प्योर प्रॉफिट ही होगा या प्योर लॉस ही होगा। हर चीज का फायदा नुकसान होते ही होते हैं। तो आपको जिस चीज का फायदा ज्यादा वजनदार है और नुकसान कम, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है। सर, अब वर्तमान में इस पॉलिसी को को त्यागने के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या कि अब ये इस पॉलिसी के बात बाहर कही थी, जाकर? देखो बात कही थी डिफेंस मिनिस्टर ने, लेकिन वो एक तरीके से आप कह लो वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के फॉर्म में मान सकते हो आप, कि उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिर आपको एक कमीशन कमेटी बैठा देनी चाहिए थी। अब इंटरनली कोई सीक्रेट कमेटी बिठाई हो तो आई डोंट नो, मेरे सामने तो अभी तक न्यूज में नहीं आया। ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट करो, आप बताओ कि आपकी रिकमेंडेशन। इंडिया ये चीज नहीं करने वाला, बहुत सेंसिटिव चीज है न्यूक्लियर चीज चीज, और अगर छोटे से भी गतिविधि इंडिया करता है तो सबकी निगाहें इंडिया की तरफ आ जाएंगी। लेकिन अंतिम की बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर वो डिफेंस मिनिस्टर होती तो वो आज के टाइम पे हटा देती हैं, हाँ बेटा। नहीं सर, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अब मैं प्राप्त कर रही हूँ आपसे, फिर अब थोड़ी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नहीं तो फिर देख लेंगे कि क्या करेंगे। तो अभी की प्राप्त की भी आपकी नॉलेज क्या बताती है कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अभी की तो नहीं हटाना चाहिए, सही है ये। सही है ना। अहिंसा, सर मैं नमाज पढ़ने जा, ओ ओके, तो सॉरी। ठीक है। ठीक है, और ये दूसरा न्यूज आर्टिकल था जो है, जूलॉजिस्ट कांट एग्री विद द एंथ्रोपोसीन व्हेन द एंथ्रोपोसीन बिगेन बट इट डेड। ठीक है, इसका छोटा सा समझ लो, 2 मिनट की बात है कि जो अर्थ का जिसने मेरी ज्योग्राफी क्लास अटेंड की थी वो पहचान जाएंगे। मैंने आपको बताया था आर्कियन, आ, आ, क्या था
पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और फिर इसके पार्ट्स करवाए थे। ओके, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, टेवोडियन, कार्बोनिफेरस, ये क्या है, कोई बताना चाहेगा? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और इधर क्या था आपका, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इसके भी पार्ट्स थे। आपको याद होगा मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया था तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कराया था कि किस तरीके से इंडिया मतलब अर्थ जब से उत्पन्न हुई है, जब बनी थी उससे लेकर आज तक का उसका जो जो जितने फेसेस उसने टाइम के काटे उसके अलग अलग टाइम्स हैं। ओके, उनको अलग अलग समय में बांटा गया है और उसे एरा इपोक कहा जाता है और उनके अलग अलग डिवीजन है जिसके नाम भी बहुत सारे थे। आपको मैंने बताया था याद करने के लिए। कोशिश करना उसको याद करने की, बिकॉज देखो हम कुछ भी इरेलीवेंट नहीं बढ़ाते, आ गया ना उसी से रिलेवेंट कुछ चीज। ठीक है, तो अब ये बात चल रही है कि ये जो टाइम बढ़ रहा है, जो टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांटा गया है ऐसे ऐसे करके। ओके, तो इसमें एक छोटा सा टाइम साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो उसका नाम एंथ्रोपोसीन कर दिया जाए, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अर्थ की हिस्ट्री में इसको एंथ्रोपोसीन एरा के फॉर्म में पहचाना जाए। और अगर ये नहीं है अभी, तो अभी क्या चल रहा है, इसको कहा जाता है, अभी के टाइम को कहा जाता है होलोसीन। तो आर्कियोलॉजिस्ट और मतलब साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि ये होलोसीन का टाइम जो था इसे आप एंड कर दो और इसके आगे एंथ्रोपोसीन टाइम शुरू हो चुका है, इंसानों का टाइम शुरू हो चुका है। एंथ्रो मतलब इंसान, तो इंसानों का टाइम जो शुरू हो चुका है तो उसका नाम बदल के एंथ्रोपोसीन कर दो, मतलब होलोसीन को एंड कर दो और एंथ्रोपोसीन स्टार्ट कर दो। इसके बारे में डिटेल्स में बाद में जाएंगे कभी। तो ये बात हुई है, इसके ऊपर अभी एग्रीमेंट हो नहीं पाया है। इसके पीछे जो एक मेजर कंटेक्स्ट है वो सिंपल सा इतना है कि होलोसीन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ह्यूमंस आए। एंथ्रोपोसीन का नाम इसलिए देना चाहते हैं ये लोग क्योंकि जो इंसानों ने आकर पृथ्वी के ऊपर बदलाव किए हैं, वो बदलाव में पॉल्यूशन है, अर्थ का क्लाइमेट चेंज करना हो गया, चाहे रिवर्स को गंदा करना हो गया, चाहे फिर लैंडस्केप को मॉडिफाई करना हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, आर्किटेक्चर बनाना। तो ये सब जो चीजें बना रहा है इंसान जिसकी वजह से पृथ्वी पे इतने बदलाव आ रहे हैं, तो इस टाइम को ना पहचानने के लिए कि कब शुरू हुआ उसके लिए एंथ्रोपोसेन एरा कहा जाना चाहिए इस पीरियड को। ओके, अब इसके ऊपर एग्रीमेंट अभी है नहीं है, जब होगा तब बताया जाएगा और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको बाद में बताई जाएंगी। इतना ध्यान रखना कि एंथ्रोपोसीन एरा का नाम रखने की बात कही गई है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है एट प्रेजेंट। ओके, यस। ऑलराइट, तो ठीक है आज के लिए क्लास एंड करते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, यस। ठीक है, यस चलो सर। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।